नायरा आज उदास बैठी थी। अपनी माँ के इलाज के बारे में सोच रही थी। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन कोई भी काम उसे मिल नहीं रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसने नायरा से पूछा। फिर एक रईस शेख के बारे में बताया। नायरा वहां गई। उस महल में शेख और उसके जवान बेटे थे, जो थोड़ा पागल था। शेख ने नायरा को देखा और तभी से सोच लिया कि अपने बेटे की निकाह इसी लड़की से ही कराएगा। पहले तो शेख ने उसे अमीरी की लत लगाई, जहां उसे महंगे कपड़े और खाना खिलाया, ताकि नायरा शेख की बात आसानी से मान जाए। नायरा मजबूरन उसके बेटे से निकाह कर लिया, और फिर जो उसके पागल बेटे ने नायरा के साथ किया, वह शेख को भी हैरान कर दिया। नायरा नाम जितना खूबसूरत था, उसकी किस्मत उतनी ही बदरंग। वह उस गली की सबसे हसीन लड़की थी। उसकी झील सी गहरी आंखें, दूधिया रंगत और लंबे घने बाल किसी को भी मोह सकते थे, पर उसकी खूबसूरती गरीबी के लिबास में छिपी हुई थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने जैसे तैसे उसे पाला था, पर अब वो खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। आज घर में मुट्ठी भर चावल भी नहीं थे। डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थी, उनकी पर्ची तकिए के नीचे परी धूल खा रही थी। नायरा बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक खालीपन था, एक ऐसी उदासी जो आंसुओं से भी ज्यादा दर्दनाक होती है। उसके दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं? हर सवाल एक बंद दरवाजे की तरह था। उसने लोगों के घरों में काम करने की कोशिश की, पर शहर में हर कोई अपनी ही मुश्किलों में घिरा था। उसे जो भी छोटे मोटे काम मिले, उनसे माँ की दवा तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। वह इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसके सफेद दाढ़ी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हाथ में एक लकड़ी की लाठी पकड़ रखी थी। बेटी, बहुत परेशान लग रही हो, उस बुजुर्ग ने कहा, जिसकी आवाज में एक अजीब सी हमदर्दी थी। नायरा ने चौंक कर ऊपर देखा। बाबा, आप? वह उन्हें नहीं जानती थी। मैं रहमत हूँ, इसी शहर का एक पुराना बाशिंदा। तुम्हारी आंखों में तुम्हारी कहानी पर रहा हूँ बेटी। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना? नायरा की आंखें भर आईं। उसने हाँ में सिर हिलाया। एक अनजान शख्स की हमदर्दी ने उसके अंदर के बांध को तोड़ दिया था। बाबा रहमत उसके पास बैठ गए। हिम्मत मत हारो बेटी, ऊपर वाला जब एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। बस हमें सही दरवाजा खटखटाना होता है। पर कौन सा दरवाजा बाबा? मैंने हर जगह कोशिश की, नायरा ने सिसकते हुए कहा। बाबा रहमत ने एक लंबी सांस ली और दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, इस शहर के बाहर जहां सूरज डूबता है, वहां एक महल है, सोने का महल। उसके मालिक हैं शेख अल हमदान। वो बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। सुना है वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की जरूरत रहती है। तुम वहां क्यों नहीं जाती? तुम्हारी जैसी समझदार और मेहनती लड़की को वो जरूर कोई काम देंगे। नायरा की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की एक किरण चमकी। एक अमीर शेख, मदद? ये किसी सपने जैसा लग रहा था। पर बाबा, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी? और इतने बड़े लोग मुझ जैसी गरीब से क्यों मिलेंगे? तुम बस हिम्मत करो बेटी, ये लो। बाबा रहमत ने अपनी जेब से कुछ मोरे तुरे नोट निकालकर उसे दिए। ये किराए के लिए रख लो, कहना कि रहमत बाबा ने भेजा है, शायद तुम्हारी किस्मत चमक जाए। नायरा ने हिचकिचाते हुए पैसे ले ली। उसे यह सब एक फरिश्ते की मदद जैसा लग रहा था। उसने बाबा का शुक्रिया अदा किया और उसके मन में एक नई उम्मीद ने जन्म ले लिया था। वह नहीं जानती थी कि यह रहमत बाबा कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि उस अमीर शेख का ही एक प्यादा था। ये एक सोची समझी चाल का पहला कदम था, एक ऐसा जाल जिसे बड़ी खूबसूरती से बुना गया था, और नायरा उस जाल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुकी थी। अगली सुबह नायरा ने अपनी सबसे साफ लेकिन पैबंद लगी हुई सलवार कमीज पहनी और उस पते की ओर चल दी जो बाबा रहमत ने बताया था। शहर से बाहर निकलकर एक आलीशान सड़क सीधे उस महल की ओर जाती थी। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रही थी, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसने आज तक ऐसी इमारत सिर्फ कहानियों में सुनी थी। सफेद संगमरमर का बना वह महल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसके चारों ओर मीलों तक फैले हरे भरे बागीचे थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। एक विशाल नक्काशीदार लोहे के गेट पर 2 पहरेदार खड़े थे। नायरा की हिम्मत जवाब दे गई। वह वापस मुड़ने ही वाली थी कि उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। उसने गहरी सांस ली और गेट की तरफ बढ़ी। कौन हो तुम?
यहाँ क्या कर रही हो? एक पहरेदार ने कठोर आवाज में पूछा। जी मुझे काम चाहिए, मुझे रहमत बाबा ने भेजा है, वह कांपती आवाज में बोली। रहमत बाबा का नाम सुनते ही पहरेदारों के तेवर बदल गए। एक ने दूसरे को इशारा किया और गेट का एक छोटा सा हिस्सा नायरा के लिए खोल दिया गया। अंदर जाओ, बड़े बाग के बाद जो मुख्य दरवाजा है वहां तुम्हें कोई मिल जाएगा। नायरा ने धड़कते दिल से अंदर कदम रखा। अंदर की दुनिया किसी और ही ग्रह की लग रही थी। फव्वारे, मखमली घास और फूलों की महक। वह मुख्य दरवाजे तक पहुंची जो किसी मंदिर के दरवाजे से भी ऊंचा था। वहां एक औरत खड़ी थी जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास होगी। उसने कीमती रेशमी कपड़े पहने थे। तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा नाम अनामिका है, मैं यहाँ की मुख्य प्रबंधक हूँ। शेख साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। अनामिका की आवाज में न तो कोई गर्मी थी न ही कोई नरमी। नायरा हैरान थी, शेख उससे क्यों मिलना चाहेंगे? वह चुपचाप अनामिका के पीछे चल दी। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हर चीज सोने या क्रिस्टल से बनी लग रही थी। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी। छत से विशाल झारफानूस लटक रहे थे। उसे एक बड़े से कमरे में ले जाया गया जहां मखमल के सोफों पर एक शख्स बैठा था। उसकी उम्र 50 के करीब होगी। चेहरे पर शाही रौब और आंखों में एक गहरी पड़ने वाली नजर। यही शेख अल हमदान थे। बैठो बेटी, शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान बहुत आकर्षक थी। नायरा झिझकते हुए एक कोने में बैठ गई। रहमत ने तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में भी। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, शेख ने बहुत हमदर्दी भरे लहजे में कहा। नायरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। रो मत बेटी, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी माँ का इलाज सबसे अच्छे डॉक्टरों से होगा और तुम यहाँ महल में रहोगी। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ के कुछ नियम हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। नायरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बिना काम के रहना और माँ का इलाज, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप जो कहेंगे मैं सब मानूंगी शेख साहब, आप मेरे लिए भगवान हैं। शेख मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जीत का भाव छिपा था। अनामिका तुम्हें सब समझा देगी। उस दिन के बाद नायरा की दुनिया बदल गई। उसे रहने के लिए एक शानदार कमरा दिया गया जिसमें मखमल का बिस्तर और रेशमी पर्दे थे। उसकी पुरानी फटी हुई सलवार कमीज की जगह अलमारी में दुनिया के सबसे महंगे डिजाइनरों के कपड़े रखे थे। उसे सोने की थाली और कटोरी में खाना परोसा जाता था। शुरू में नायरा को यह सब बहुत अजीब लगा। वह सोने की कटोरी में खाना खाते हुए हिचकिचाती थी। उसे लगता था कि वह कोई सपना देख रही है और आंख खुलते ही सब गायब हो जाएगा। अनामिका ने उसे महल के कुछ अजीब नियम बताए। महल के पश्चिमी हिस्से में जाना सख्त मना है। शेख साहब के बेटे साहिल से दूर रहना है। अगर वो कभी सामने आ भी जाए तो उनसे बात करने की या उन्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करनी। बिना इजाजत महल से बाहर नहीं जाना है। ये नियम नायरा को अजीब लगे, खासकर शेख के बेटे वाला। उसने अनामिका से पूछने की कोशिश की, साहिल वो कैसे हैं? अनामिका के चेहरे पर एक पल के लिए एक अजीब सा भाव आया और फिर गायब हो गया। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, तुम बस उनसे दूर रहना। कुछ दिनों बाद शेख ने नायरा को बहुत सारे पैसे और दवाइयां देकर उसकी माँ से मिलने भेजा। जब नायरा अपने घर पहुंची तो उसकी माँ उसे नए कीमती कपड़ों में देखकर हैरान रह गई। जब उसने अपनी माँ को बताया कि उसे एक बहुत अच्छी जगह काम मिल गया है और अब उनका इलाज अच्छे से होगा, तो सकीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन पहली बार नायरा को लगा कि उसने सही फैसला किया है। पैसों की ताकत ने उसकी सबसे बड़ी चिंता को खत्म कर दिया था। अब वह धीरे धीरे इस आलीशान जिंदगी की आदी होती जा रही थी। महंगे कपड़े, अच्छा खाना, आराम। वह भूलने लगी थी कि गरीबी क्या होती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी। यह महल जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से उतना ही रहस्यमय लगता था। रात में कभी कभी उसे पश्चिमी हिस्से से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के रोने की तो कभी कुछ तोड़ने फोड़ने की। एक दोपहर जब नायरा बागीचे में टहल रही थी, उसने देखा कि एक नौजवान फूलों को तोड़कर मसल रहा था और अजीब तरह से हंस रहा था। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी हरकतें किसी बच्चे जैसी थीं जो अपनी उम्र से बहुत छोटा हो। उसके कपड़े बहुत कीमती थे। नायरा समझ गई कि यही शेख का बेटा साहिल है। वह उसे देखकर एक पैर के पीछे छिप गई। साहिल फूलों को मसलते मसलते अचानक रोने लगा। वह जमीन पर बैठ गया
और बच्चों की तरह सिसकने लगा। उसे देखकर नायरा के दिल में एक अजीब सी दया उमड़ी। वह कितना अकेला लग रहा था। तभी 2 नौकर भागे हुए आए और उसे फुसलाकर अंदर ले जाने लगे। साहिल नहीं जाना चाहता था, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। यह दृश्य देखकर नायरा का दिल कांप गया। अब उसे समझ आया कि अनामिका ने उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती क्यों कहा था। साहिल मानसिक रूप से अस्वस्थ था, उसका दिमाग बच्चों जैसा था। इस घटना के बाद नायरा के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। शेख इतने रहमदिल हैं तो अपने बेटे को ऐसे नौकरों के भरोसे क्यों छोड़ा हुआ है? उसे इस तरह लोगों से छिपाकर क्यों रखा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, शेख उस पर इतने मेहरबान क्यों हैं? उन्होंने उसे बिना किसी काम के महल में क्यों रखा हुआ है? उसने यह बात अनामिका से पूछने की कोशिश की, लेकिन अनामिका ने उसे डांट दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि उन सब बातों से दूर रहो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम बस अपनी आरामदायक जिंदगी का आनंद लो। लेकिन नायरा को अब यह आरामदायक जिंदगी एक पिंजरे की तरह लगने लगी थी, एक सोने का पिंजरा। इसी बीच महल में एक और किरदार था, करीम। वह अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता था। वह एक स्वाभिमानी और नेक दिल लड़का था। उसने कई बार नायरा को दूर से देखा था। वह उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी आंखों में छिपी उदासी को पढ़ लेता था। एक दिन जब नायरा अस्तबल के पास से गुजर रही थी तो करीम ने उसे रोक लिया। आप यहाँ खुश तो हैं ना? करीम ने झिझकते हुए पूछा। नायरा चौंक गई। महल में पहली बार किसी ने उससे यह सवाल पूछा था। हाँ, क्यों? करीम ने इधर उधर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। यह महल दूर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला है। यहाँ हर चमक के पीछे एक गहरा राज है। आप सावधान रहिएगा। क्या मतलब? नायरा ने पूछा। शेख साहब वो नहीं हैं जो वो दिखाते हैं। वो अपनी मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपसे पहले भी यहाँ कई लड़कियां आई हैं। करीम इतना कहकर रुक गया। आई हैं तो अब वो कहाँ हैं? नायरा की धड़कनें और तेज हो गईं। किसी को नहीं पता, बस एक दिन वो गायब हो जाती हैं। शेख साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से काम छोड़ दिया, पर सच कोई नहीं जानता, करीम ने कहा और अपने काम पर वापस चला गया। करीम के शब्दों ने नायरा के मन में डर का बीज बो दिया था। अब उसे हर चीज पर शक होने लगा था। शेख की हमदर्दी, अनामिका का रूखापन, साहिल की हालत और महल के अजीब नियम, सब कुछ एक बड़ी पहेली का हिस्सा लग रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि वह इस पहेली के केंद्र में है। वह समझ गई थी कि उसे पैसों और ऐशो आराम की आदत लगाई जा रही है। उसे इस सोने के पिंजरे का आदी बनाया जा रहा था ताकि जब वक्त आए तो वह उड़ना ही भूल जाए। पर क्यों? शेख आखिर उससे चाहते क्या थे? इस सवाल का जवाब उसके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। महीने बीत गए। नायरा की मां की हालत अब पहले से बहुत बेहतर थी। शेख के पैसों से उनका सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज चल रहा था। हर बार जब नायरा अपनी मां से मिलकर लौटती तो उसका दिल अपराध बोध और कृतज्ञता के बीच झूलता रहता। वह जानती थी कि वह एक जाल में फंस चुकी है, लेकिन अपनी मां की खातिर वह उस जाल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक रात शेख ने नायरा को अपने निजी अध्ययन कक्ष में बुलाया। कमरा बहुत आलीशान था, लेकिन वहां की हवा में एक भारीपन था। नायरा बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, शेख ने अपने चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान लाते हुए कहा। नायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि आज वो राज खुलने वाला है जिसके साए में वह इतने महीनों से जी रही थी। तुम जानती हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ और हर बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा भविष्य चाहता है, शेख ने भूमिका बांधी। तुमने मेरे बेटे साहिल को तो देखा ही होगा। नायरा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। मैं जानता हूँ कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे हमेशा किसी के साथ और प्यार की जरूरत है। एक ऐसी लड़की जो उसका ख्याल रख सके, उसे समझ सके, एक पत्नी की तरह। ये सुनते ही नायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम साहिल से निकाह कर लो, शेख ने सीधा प्रस्ताव रखा। नायरा के मुंह से एक शब्द एक नहीं निकला। वह स्तब्ध होकर शेख को देखती रही। उसकी आंखों के सामने साहिल का बचकाना चेहरा घूम गया। एक ऐसे शख्स से शादी जो मानसिक रूप से खुद एक बच्चा है, ये शादी नहीं, पूरी जिंदगी का सौदा था। यह आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारी भलाई की ही बात कर रहा हूँ, शेख की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई थी। इस निकाह के बाद तुम इस महल की मालकिन होगी। ये सारी दौलत, ये शोहरत सब तुम्हारी होगी। तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी हमेशा के लिए मेरी होगी। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सोचो,
तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे यह सब नहीं चाहिए, नायरा पहली बार शेख के सामने चीखी। मैं अपनी जिंदगी का सौदा नहीं कर सकती। शेख की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अब वह हमदर्दी नहीं बल्कि एक ठंडी क्रूर चमक थी। तुम भूल रही हो कि तुम्हारी माँ की सांसें मेरी दौलत से चल रही हैं। अगर मैंने हाथ खींच लिया तो वह फिर से उसी बिस्तर पर पहुंच जाएगी और इस बार शायद बच भी ना पाए। फैसला तुम्हारे हाथ में है नायरा। या तो इस महल की रानी बनकर जियो या फिर अपनी माँ को मरते हुए देखो। ये एक धमकी थी, एक खुली ब्लैकमेलिंग। नायरा टूट गई। वह रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे करीम की बातें याद आ रही थी। उसे समझ आ गया था कि शेख का पूरा खेल क्या था। उसे एक गरीब मजबूर लड़की की तलाश थी जिसे वह पैसों के जाल में फंसाकर अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत केयर टेकर खरीद सके। उसे नायरा की खूबसूरती पसंद थी ताकि दुनिया को दिखाने के लिए उसके बेटे के पास एक परफेक्ट बीवी हो। यह सब एक दिखावा था, एक घिनौनी चाल। आधी रात को उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अनामिका अंदर आई। आज उसकी आंखों में वह कठोरता नहीं बल्कि एक अजीब सी पीड़ा थी। मैं जानती हूँ शेख ने तुमसे क्या कहा, अनामिका ने धीरे से कहा। तो आप भी इस सब में शामिल हैं? नायरा ने नफरत से पूछा। अनामिका ने एक लंबी ठंडी सांस ली। शामिल नहीं, मैं भी इस पिंजरे की एक पुरानी कैदी हूँ। सालों पहले शेख ने मेरी छोटी बहन के साथ भी यही किया था। वह भी तुम्हारी तरह खूबसूरत और मजबूर थी। उसे साहिल से निकाह करने के लिए मजबूर किया गया, पर वह इस घुटन को बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन उसने खुद को खत्म कर लिया। यह सुनकर नायरा के रोंगटे खड़े हो गए। शेख ने दुनिया को बताया कि वह बीमार थी। तब से मैं यहाँ हूँ, एक जिंदा लाश बनकर। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पूरा परिवार शेख के कर्जे तले दबा है। मैं तुम्हें वही गलती करते हुए नहीं देख सकती नायरा। तो मैं क्या करूं? नायरा ने बेबसी से पूछा। यहाँ से भाग जाओ, अनामिका ने फुसफुसाते हुए कहा। अभी इसी वक्त करीम तुम्हारी मदद करेगा। वह बाहर अस्तबल में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने पहरेदारों का ध्यान भटका दिया है। नायरा के सामने अब दो रास्ते थे। एक रास्ता जो उसकी माँ की जिंदगी बचाता था लेकिन उसकी अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना देता, और दूसरा रास्ता जो उसे आजादी देता था पर उसकी माँ की जिंदगी को दांव पर लगा देता। यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। नायरा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसके अंदर एक नई हिम्मत ने जन्म लिया। वह अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकती थी और वह अपनी माँ को भी मरने नहीं देगी। उसने फैसला कर लिया था। मैं भागूंगी नहीं, नायरा ने दृढ़ता से कहा। मैं इस शैतान को उसी के खेल में हराऊंगी। अनामिका उसे हैरानी से देखने लगी। अनामिका जी, क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे शेख का असली चेहरा दुनिया के सामने आ सके? उसके कारोबार का कोई राज, कोई गैर कानूनी काम? नायरा ने पूछा। अनामिका ने एक पल सोचा। हाँ, शेख हथियारों की तस्करी के काले धंधे में शामिल है। सारे दस्तावेज उसके पश्चिमी हिस्से वाले ऑफिस की तिजोरी में हैं, पर वहां जाना मौत को दावत देना है। मुझे वहां जाना होगा, नायरा ने कहा। अगले दिन निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। महल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। नायरा ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। शेख बहुत खुश था। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई। रात को जब निकाह की रस्म के लिए सब नीचे बड़े हॉल में इकट्ठा थे, नायरा ने बहाना बनाया कि उसे तैयार होने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। जैसे ही उसे मौका मिला, वह चुपके से पश्चिमी हिस्से की ओर निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने अनामिका की बताई हुई जगह से ऑफिस की चाबी उठाई और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। वह सीधे उस बड़ी सी पेंटिंग के पास गई जिसके पीछे तिजोरी थी। अनामिका ने उसे कोड बताया था, साहिल की जन्मतिथि। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, अंदर से फाइलों का एक बंडल निकला। उसने जल्दी से उन फाइलों की तस्वीरें अपने फोन में खींचनी शुरू कर दी। तभी उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। शेख को शायद शक हो गया था। नायरा ने जल्दी से फाइलें वापस रखीं और तिजोरी बंद कर दी। वह एक बड़े से पर्दे के पीछे छिप गई। शेख गुस्से में अंदर आया। कौन है यहाँ? उसने कमरे की तलाशी ली, लेकिन नायरा उसे नहीं दिखी। वह कुछ बरबराता हुआ वापस चला गया। नायरा की सांस में सांस आई। अब उसके पास सबूत थे। वह सीधे निकाह के हॉल में पहुंची, जहां काजी और मेहमान उसका इंतजार कर रहे थे। शेख ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कबूल है,
काजी ने नायरा से पूछा। नायरा ने सबकी तरफ देखा। शेख का अहंकारी चेहरा, साहिल का मासूम अनजान चेहरा और मेहमानों की उत्सुक आंखें। नहीं, नायरा ने ऊंची और साफ आवाज में कहा, यह निकाह मुझे कबूल नहीं है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। शेख का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लड़की, तुम होश में तो हो? मैं आज पहले से कहीं ज्यादा होश में हूँ, शेख अल हमदान, नायरा ने निडर होकर कहा। और अब पूरा शहर आपके असली चेहरे को देखेगा। उसने अपना फोन निकाला और एक एक करके वे तस्वीरें बड़े स्क्रीन पर डाल दी जो हॉल में लगा हुआ था। हथियारों के सौदे, गैर कानूनी लेन देन के दस्तावेज, सब कुछ साफ था। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। शेख के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सब झूठ है, ये मुझे फंसाने की साजिश है, शेख चिल्लाया। अगर यह झूठ है तो पुलिस को फैसला करने दीजिए। तभी पीछे से करीम की आवाज आई। उसके साथ पुलिस की एक टीम अंदर दाखिल हुई। करीम ने नायरा के इशारे पर पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था। पुलिस ने शेख अल हमदान को गिरफ्तार कर लिया। महल में अफरा तफरी मच गई। उस रात सोने का वह पिंजरा टूट गया। शेख के गिरफ्तार होने के बाद उसकी सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। साहिल को एक अच्छी मानसिक स्वास्थ्य संस्था में भेज दिया गया जहां उसकी बेहतर देखभाल हो सकती थी। नायरा अपनी माँ के पास लौट आई। माँ को जब सारी सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटी, तुमने दौलत नहीं इज्जत को चुना। सरकार ने नायरा को शेख के खिलाफ गवाही देने के लिए इनाम दिया। उन पैसों से नायरा ने अपनी माँ का इलाज पूरा करवाया और एक छोटा सा सिलाई का काम शुरू किया। करीम ने भी उसका पूरा साथ दिया। अब नायरा उसी पुरानी तंग गली में रहती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में वह खालीपन और उदासी नहीं थी। अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास और आजादी की चमक थी। उसने सीखा था कि असली दौलत महंगे कपड़ों और सोने की कटोरियों में नहीं, बल्कि स्वाभिमान और अपने फैसलों पर अड़िग रहने में होती है। उसने एक सोने के पिंजरे को तोड़ा था, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए जो मजबूरी के नाम पर अपनी जिंदगी का सौदा करने पर मजबूर हो जाती है। उसकी कहानी उस गली में हमेशा के लिए एक मिसाल बन